जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, दैनिक भास्कर में एक लेख छपा हुआ है, बौनी होती संस्थाएं, संस्थान और नैतिकता। इस आर्टिकल के टॉपिक को देख करके ही लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं वामपंथी झुकाव दिखाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे, समझेंगे क्या उनका विचार है, अपना उनका क्या मत है। लोकतंत्र है, सबको अपने बात कहने का अधिकार है, तो इनकी भी हम बातों को पढ़ेंगे, सीखेंगे क्या चीज़ें अगर सीखने लायक रहेंगी तो। सरकार जब बलशाली होती है तो उससे जुड़ा हुआ बहुत कुछ बौना होता जाता है। सरकार जब बलशाली होती है तो उससे जुड़ा हुआ बहुत कुछ बौना होता जाता है। पता नहीं चलता, लेकिन परोक्ष रूप से ही सही संस्थाएं, संस्थान और राजनीतिक नैतिकता कुछ हद तक दबती चली जाती हैं। अब अगर सरकार बलशाली नहीं रहेगी, देखिए सरकार अगर बलशाली नहीं रहेगी तो इससे बहुत सारे नुकसान हैं। जैसे कि सरकार में अस्थायित्व उत्पन्न होगा। जैसे कह रहे हैं कि सरकार बलशाली है तो इससे दिक्कत है। अगर सरकार जो है कमज़ोर रहेगी तो उससे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। एक तो देश की जो सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा या सीमा सुरक्षा हो, उसके ऊपर चुनौती हो सकती है। भाई बलशाली सरकार नहीं है, उसका कब अस्थायित्व बना हुआ है, तो सरकार में अस्थायित्व अगर बना रहेगा तो इससे आर्थिक समस्या भी उत्पन्न होती है कि देश में सरकार कौन सी इस समय है, कौन सी बाद में आ जाए। तो इससे देश में निवेश जो होता है उसका स्तर घट जाता है, उस देश पर विश्वास लोग कम करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान कम हो पाती है। तो बलशाली सरकार तो होना ही चाहिए ताकि हर प्रकार का, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे सांस्कृतिक व्यवस्था हो, देश में सुरक्षा का माहौल हो, उन सबको स्टेबलाइज किया जा सके। तो बलशाली सरकार होना ही चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि बलशाली सरकार होगी तो संस्थाएं जो है कमज़ोर हो जाती हैं। संस्थाएं काहे कमज़ोर हो जाएंगी इसमें? कानून बदले जाते हैं, कानून बदले जाते हैं क्योंकि समय के अनुसार कानून में संशोधन होना चाहिए। फैसले पलट जाते हैं और धीरे धीरे एक तरह की स्वायत्तशासी संस्थाएं भी सरकार या सत्ता पक्ष के अधीन हो जाती हैं। स्वायत्तशासी संस्थाएं मतलब होता है कि जो सरकार के नियंत्रण में, वैसे नहीं है कि सरकार के दिशा निर्देश पर कार्य करें, वो अपने आप में स्वायत्त हैं। लेकिन अगर सरकार बलशाली होती है तो स्वायत्त शासी संस्था भी सरकार के इशारे पर कार्य करती हैं, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं लेखक महोदय। हाल ही में सरकार की ओर से एक विधेयक लाया गया है जिसमें चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाली कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बाहर करने का प्रावधान है। सही बात है। देखिए, मुख्य न्यायाधीश जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इनके पास बहुत सारे कार्य होते हैं। देश भर में देखा जाए तो 4 करोड़ से ज़्यादा मामले पेंडिंग हैं। उन सारे पेंडिंग मामलों का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास में वैसे भी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित बहुत सारे कार्य होते हैं, उसका कार्य कौन करेगा? पूरा सुप्रीम कोर्ट का मैनेजमेंट करना होता है, उसका कार्य कौन करेगा? और जो भी केंद्र राज्य संबंध से संबंधित विवाद होते हैं, बहुत सारे अपीलीय क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास में है, वो सारा काम कौन करेगा? तो नियुक्ति संबंधी कार्य न्यायपालिका का नहीं है। न्यायपालिका नियुक्ति कार्य नहीं करती है, नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। हमारे संविधान में भी कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का करता है, सिलेक्शन करता है। तो इसको बाहर कर दिए तो इसमें क्या ही दिक्कत है? और कानून बना करके किया जा रहा है। और इसमें जो नया कमेटी बनेगा, उस कमेटी में 3 लोग रहेंगे, एक प्रधानमंत्री, इसमें शायद आगे लिखा भी हो। अभी इस कमेटी में मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता हैं। लेकिन नए प्रस्ताव में चीफ जस्टिस को हटाकर एक केंद्रीय मंत्री को जोड़ने का प्रावधान है। यानी प्रधानमंत्री रहेंगे, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, निर्वाचन आयुक्त है या अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति करने के लिए एक कमेटी होगी जिसमें 3 सदस्य होंगे। एक प्रधानमंत्री है, एक विपक्ष का नेता रहेगा और एक कैबिनेट मंत्री रहेगा। पहले कैबिनेट मंत्री नहीं होता था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कह दिया, भैया तुम अपना काम करो, हम लोग मिलकर के अपना कार्य कर लेंगे। नए प्रस्ताव में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर एक केंद्रीय मंत्री को जोड़ने का प्रावधान है। कहने को नेता प्रतिपक्ष भी इसमें रहेंगे, लेकिन चूंकि 3 में से 2 सदस्य सरकार के हैं, यानी प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री, इसलिए बहुमत के आधार पर फैसला वही होता रहेगा जो सरकार चाहेगी। नेता प्रतिपक्ष को जगह तो दिया जा रहा है, और क्या किसी को इसलिए जगह दिया जाए कि वो अगले को खारिज करने के लिए बैठा रहे? सरकार है,
उसको बहुत सारे कार्य करने हैं। अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चुनाव में ही मतभेद हो जाएगा तो कैसे चलेगा कार्य। अगर यह विधेयक पारित होता है तो चुनाव आयोग भी एक तरह से सरकार द्वारा नियुक्त लोगों की संस्था बनकर रह जाएगी। इसके पहले भी सरकार ने दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक अध्यादेश के जरिए पलट दिया था। जब इसे कानून का रूप देने के लिए संसद में लाया गया तो सरकार ने तर्क दिया कि चूंकि दिल्ली अभी न पूरी तरह राज्य है न केंद्र शासित प्रदेश, और चूंकि केंद्र सरकार की संपत्ति बड़ी मात्रा में दिल्ली में अभी भी है, इसलिए उसे दिल्ली के बारे में कानून बनाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने में हो सकता है सरकार कानूनी तौर पर सही भी हो, क्योंकि शाह बानो प्रकरण में राजीव गांधी सरकार भी यह कर चुकी है। अब देखिए, राजीव गांधी सरकार से इसमें कंपेयर करने का क्या औचित्य है। शाह बानो केस में एक नैतिक निर्णय दिया गया था कोर्ट के द्वारा, जिसको राजीव गांधी ने कानून बना करके ठुकरा दिया था और मुस्लिम महिलाओं के अधिकार को छीन लिया था। लेकिन यहाँ पर ऐसे किसी का अधिकार छीना जा रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो राजीव गांधी की सरकार से नरेंद्र मोदी की सरकार को तुलना करना यहाँ पे अपने आप में गलत है। तुलना का जो आधार है वही गलत है। लेकिन नैतिक आधार पर, नैतिक ये खुद अनैतिक है तो नैतिक आधार पर भी तो कुछ होना चाहिए। राजनीतिक नैतिकता आखिर कहाँ गई, यहाँ पे कहाँ गई थी राजनीतिक नैतिकता। तो यह है इस वीडियो का अध्ययन। धन्यवाद। जय हिंद।